नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत विस्तार न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। विस्तार न्यूज़, जैसा कि आप जानते हैं, आपका अपना चैनल है और इस आपके अपने चैनल ने मुहिम छेड़ रखी है अपने दर्शकों को बढ़ते हुए साइबर क्राइम को लेकर कैसे सतर्क रहें, क्या होते हैं साइबर क्राइम और इनसे कैसे बचा जाए। इस सब के बारे में हमको जागरूक करने के लिए हमारे आज न्यूज़ रूम में पधारे हुए हैं भोपाल के पुलिस कमिश्नर और 2003 बैच के सीनियर पुलिस ऑफिसर हरि नारायण चारी जी। चारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तार न्यूज़ के इस न्यूज़ रूम में आपके बारे में ख्याति है कि आप लगातार कुछ ना कुछ खुलासे करते हुए चलते हैं और अभी भी एक खुलासा करके ही आ रहे हैं आप। सर, हम जानना चाहेंगे, मगर हमने आपको इस मकसद से बुलाया है कि जो साइबर क्राइम जो लगातार बढ़ते जा रहा है, तो ये साइबर क्राइम होता क्या है और कौन लोग होते हैं करने वाले? अगर पिछले हम 10 साल में क्राइम पैटर्न की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्राइम का तरीका न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो सबसे तेज़ी से फैला है वह साइबर क्राइम है और उसने सबसे ज़्यादा युवाओं को प्रभावित किया है। इस पर हम लोगों ने एक सर्वे कराया था, एक पूरी एज प्रोफाइल पिछले 3 सालों के अपराधों के आंकड़ों का हम लोगों ने किया था कि किस एज के लोग सबसे ज़्यादा इसका शिकार होते हैं। तो इसमें 15 से 25 वर्ष के युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा थी जो प्रभावित होते थे। शायद इसका बड़ा कारण यह हो कि शायद हमारे युवा चूँकि आधुनिक तकनीक का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ये एक वजह हो सकती है। लेकिन ज़रूरी है कि इस साइबर क्राइम को हम सही ढंग से समझें और आने वाले खतरों के प्रति लोगों को आगाह करें, हमारे लोग सावधान रहें। इसके पहले कि हम साइबर क्राइम के अलग अलग तरीकों और इसकी भयावहता सोचें, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, एक घटना जिससे हमको पता चलेगा कि इस घटना का स्वरूप कितना बड़ा है। एक पिछले दिनों हमारी एक टीम, एक कॉल स्पूफिंग का एक मामला था जिसमें एक पूरा गिरोह फर्जी आईडी इस्तेमाल करके या कॉल स्पूफिंग में हम किसी भी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के नंबर से कॉल कर सकते हैं। यानी कि जब कॉल स्पूफिंग कोई गैंग अगर करता है तो वो मनोवांछित नंबर टारगेट के नंबर पर डिस्प्ले करा सकता है। इसलिए कई बार नंबर जब सेव आता है तो यानी कि मेरा फ़ोन यानी आपका नंबर अगर कोई चाहे कॉल स्पूफिंग कर दिया किसी ने तो आपके नंबर से उनको उसके मोबाइल से कॉल जाएगा, लेकिन आपका नंबर डिस्प्ले होगा सामने वाले के। तो सामने वाला आसानी से उठा सामने वाला चूंकि नंबर आपका सेव है तो इसलिए नाम से ही फोन आएगा। तो अगर व्यक्ति परिचित नहीं है इस तरीके से तो कई बार भ्रम में आ जाता है, कई बार वो ठगी का शिकार हो जाता है, कई बार वो किसी दुर्घटना का शिकार होता है, कई बार उसमें इसके पहले कि वो घटना समझे वो लूट पिट चुका होता है, यानी कि बहुत उस साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुका होता है। अब इस स्थिति में समस्या है कि हम कैसे इस भयावहता का अंदाजा लगाएं। तो इस एक बड़े इस तरह के रैकेट को पकड़ने हमारी टीम एक दूसरे राज्य में गई, एक पड़ोसी राज्य में गई और वहाँ पर जब हम लोगों ने पूरा उस पर काम करना शुरू किया और अंततः हमारी 20 दिन की मेहनत रंग लाई, वहाँ लगातार स्थानीय प्रशासन से, पुलिस से उसमें सहयोग करते, 20 दिनों के बाद हम लोगों ने गैंग को आइडेंटिफाई करके पकड़ लिया। जब गैंग को आइडेंटिफाई करके हम लोग यहाँ पर लाए और यहाँ पर जब पूछताछ की तो पता चला कि उसमें से जो उसका मुख्य व्यक्ति जो सरगना था उसने बताया कि यहाँ पर हमारे उस जिले में, उस खास जिले में, उसके गांव में लगभग 2000 लोग ये क्राइम करते थे। यानी कि कॉल करके कॉल स्पूफिंग, दूसरे के नाम से बोलना, उसको भ्रम पैदा करना, उसे ठगना, ऐसे 2000 लोग काम करते थे। और उसने बताया कि सिर्फ उस जिले में ऐसे 20 गाँव हैं। यानी कि उस जिले में, एक जिले में 40,000 अगर ऐसे क्रिमिनल्स काम कर रहे हों तो हम समझ सकते हैं कि इस समस्या का स्वरूप कितना बड़ा है, कितनी भयावहता है और उसके लिए हमें जागरूक होने की जरूरत है। इसलिए आपने जब जिक्र किया इस कार्यक्रम के शुरू में कि लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, तो इस जागरूकता इस अपराध को रोकने में सबसे अहम हथियार है। तो शायद यही वजह है कि हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके फ़ोन कॉल्स पे दिन में 1 या 2 कॉल ऐसे ज़रूर आते हैं फिशिंग या स्नूपिंग वाले। तो इतने बड़े बड़े गांव लगे हुए हैं लोग। मतलब हम एक गांव की बात बता रहे हैं और उस क्रिमिनल्स के जिनसे हम लोगों ने इंट्रोगेट किया, जिससे पूछा 40,000 लोग एक अगर जिले में अगर दिन रात यहीं काम कर रहे हो कि सुबह 8 बजे टिफ़िन लेकर निकलते हैं और 5 बजे तक काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरह काम करते हैं। क्या फिशिंग करते हैं क्या? नहीं, एक कॉल स्पूफिंग करके लोगों को कॉल करते हैं और जब इस तरह के गैंग्स काम करते हैं तो वो गैंग कई स्तरों पे काम करते हैं। जैसे एक तो कॉल करते हैं, कॉल करके ओटीपी और बाकी जो जानकारियाँ लेने की जो परंपरागत तौर पे चलता है। दूसरा, इसके साथ पैरेलल कई गैंग होते हैं। एक गैंग उसमें होता है जो मोबाइल का सिम लाता है, क्योंकि इसमें इस तरह के जो सिम आते हैं, उस गैंग को जो पकड़ा गया तो उसमें नॉर्थ ईस्ट के सिम इस्तेमाल हो रहे थे, खासतौर पर पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के
कुछ एक पूरा गैंग पैरेलल वही गैंग थी जो इस तरह के सिम का इस्तेमाल करती थी। एक गैंग काम करता था जो पूरी तरह पासबुक पे काम करता था, यानी कि आपको शहर में अगर कुछ हजार अगर पासबुक या नंबर चाहिए, वो तत्काल उसको उसका गैंग उतने पासबुक का उतने खाते दे सकता था। तो इस तरह का एक बड़ा गैंग जो पूरे देश में काम कर रहा है, हमने सुनी है कहानियाँ और नाम सुनी होगी कि जामताड़ा जैसा एक शहर और एक जगह और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। मुझे लगता है कि अब देश के हर हिस्से में ऐसे पॉकेट्स हो चुके हैं जो जामताड़ा से कई गुना ज़्यादा बड़े हैं। हमारे मध्य प्रदेश के भी निवाड़ी जिले में कहीं, हमारे मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में, खासतौर पे श्योपुर और शिवपुरी, निवाड़ी, कई जगहों पे इवन अलग अलग अपराधों के तरीकों के आधार पर अगर हम वर्गीकृत कर सकते हैं, अगर देश के कुछ खास हिस्सों में जो गैंग्स हैं वो किसी खास मॉडस ऑपरेंडी पर काम करते हैं। तो जैसे कि आपने बताया, एक तो हुआ स्नूपिंग, हुआ कि किसी आइडेंटिटी कॉल स्पूफिंग में खास तौर पे वो धमकी देते हैं, कई बार धमकी का इस्तेमाल करते हैं किसी व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जो किसी महत्वपूर्ण जगह पर धमकी देते हैं। दूसरा, उसके परिजनों को या खास लोगों को करके, जैसे कोई व्यक्ति ऑफिशियल कैपेसिटी में है तो नेट से उन्होंने उसके नीचे के सारे अधिकारियों के नंबर लगाए और वो ऐसा भी मैसेज डालते हैं। ऐसी लगभग प्रत्येक दिन हम लोगों के पास 3 से 4 शिकायतें आती हैं और उसमें वो नीचे के कर्मचारियों को डालते हैं कि कोई बहुत संकट में है, हम विदेश में चले आए हैं, या कई बार हम उस संकट से जूझ रहे हैं और हमें तत्काल मदद चाहिए। तो ऐसे में व्यक्ति सोचता है कई बार कि हम वापस कर देंगे पैसे इस तरह की, तो उसके भ्रम में आकर कई लोग पैसे दे देते हैं। क्योंकि जिस तरह की इमरजेंसी बताई जाती है, जैसे बैंक में अभी किसी की ऑपरेशन हो गया है और तत्काल मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज है, मैं बाहर हूँ और उसकी जान चली जाएगी, तो इस तरह के बातों से सामने वाले को लगता है कि वो इमोशनली कई बार ब्लैकमेल हो जाता है, कई बार मानसिक भावावेश में आकर के वो पैसे दे देता है। इसके अलावा और क्या तरीके? लेकिन इसके पहले में तरीके आने के अलावा मैं एक चीज़ और जिक्र करना चाहूँगी, उसको बचे कैसे। जैसे खास तौर पे अगर इस तरह के कॉल्स आते हैं, इस कॉल का एक बड़ा अच्छा तरीका है, जो कॉल आता है ये कॉल कभी भी नॉर्मल कॉल पे नहीं होता, हमेशा इंटरनेट कॉल होता है। इसलिए जब हमको डाउट हो कि इस तरह का कोई कॉल आ रहा है तो तत्काल हम उस व्यक्ति के ओरिजिनल नंबर पे कॉल बैक करें, या उस नंबर पे ही अगर हम कॉल बैक करेंगे तो कॉल बैक करने पर जो नॉर्मल कॉल जाएगा वो नॉर्मल जो मोबाइल नेटवर्क से उनके माध्यम से जाएगा और सही उपभोक्ता तक जाएगा। वो कॉल आ रहा है, वो कॉल तो नेट से आ रहा है इसलिए वो व्यक्ति शिकार हो गया, लेकिन जब कॉल वापस जाएगा तो ओरिजिनल मोबाइल नेटवर्क के थ्रू जाएगा और जब वो कॉल जाएगा तो सही व्यक्ति तक पहुंचेगा। तो हम उसको काट के फिर तुरंत पूछ सकते हैं कि क्या आसान, बहुत ही आसान है बचना। लेकिन कई बार क्या है कि हम इतने ज़्यादा भावावेश में आ जाते हैं, हम इतना उसमें संवेदना से भर जाते हैं कि हमें लगता है कि शायद इसको तत्काल इस पर कुछ करना चाहिए, तो उसका शिकार हो जाते हैं। तो जैसे हमें डाउट हो इस तरह की कोई भी बात हो तो उसका हम तत्काल उसको चेक कर सकते हैं। यानी कि जो फोन कॉल आया उसको काट के फिर उससे उसकी बातें सुन लें, हाँ, फिर या कई बार ऐसा होता है कि वो मिस्ड कॉल मार देते हैं। तो आपने देखा कि फला का मिस्ड कॉल होगा, उसके बाद किसी लैंडलाइन से फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि मैं कॉल लगा रहा था मोबाइल से, आपके मोबाइल पे होगा मिस्ड कॉल और लग नहीं रहा है, मैं दूसरे कॉल से कर रहा हूँ। तो व्यक्ति सही में देखता है कि उस व्यक्ति का मिस्ड कॉल तो पड़ा है, तो सामने वाले को कैसे पता, इसलिए वो इस झांसे में आ जाता है। लेकिन हमें सचेत रह करके अगर थोड़ा भी शक हो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और न सिर्फ बल्कि बड़े बड़े अधिकारी और कुछ ऐसे लोग जो काफ़ी जागरूक माने जाते हैं समाज में, वो भी इस तरह के घटनाओं का और भ्रम का शिकार हो जाते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों के लेकर के, और आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अगर इसको जानेंगे तो बचेंगे। दूसरा, आपने पूछा कि और कौन से तरीके हैं। खासतौर पे मैं पिछले 1 वर्ष में जो नए पैटर्न आए हैं, 1 वर्ष में जो नए तरीके आए हैं जिसके माध्यम से लोगों को झांसे दिए गए हैं, लोगों को शिकार किया गया है और भ्रम पैदा करके वो इस तरह के साइबर क्राइम का शिकार हो गए। व्यक्ति का पैसा जो जमा होता है असली जमा होता है, जो रिटर्न दिखता है वो एक्चुअल दिखता है। जिस दिन जो व्यक्ति का पूरा पैसा जमा हो जाता है, जो जब जाता है संबंधित एजेंसी में और इतनी ज़्यादा उसको रिटर्न मिल रहा होता है कि शायद वो खुशी में कुछ भी जाँच करना उचित नहीं समझता। ऐसे कई अभी शिकायतें आई हैं, तो उसमें जब हम पहुँचते हैं वहाँ तक एक्चुअल चेक करते हैं तो पता चलता है कि इस नाम की न कोई ग्रुप है, न कुछ तरह की कोई बैंक है, न इस तरह की कोई वेबसाइट है, सारी चीज़ें फर्जी निकलती हैं। सामान्य तौर पे जो बैंकिंग और इस तरह संबंधित वेबसाइटों को जो हम जांचें, जब बैंकिंग हम करते हैं तो एक बड़ी सामान्य सी बात है कि जो सामान्यतः HTTP करके जो वेबसाइट्स खुलते हैं, इसमें HTTPS होते हैं, सिक्योरिटी के लिए HTTPS चेक कर लें तो उससे सिक्योरिटी का हम लगभग काफ़ी हद तक समझ सकते हैं कि वो एक्चुअल वेबसाइट है कि नकली वेबसाइट है। तो वो समझ करके उसमें हम लोग हर दूसरे दिन एक कहानी चलाते हैं साइबर अरेस्ट या हाउस अरेस्ट की, कि 35 लाख लोग लुट गए, ये हो गया, वो हो गया। तो कोई कैसे साइबर अरेस्ट कैसे कर सकता है, क्या होता है? ये आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है जो हाल के दिनों में अभी सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है।
उसको डिजिटल अरेस्ट भी बोलते हैं और साइबर अरेस्ट जो आप कह रहे हैं, उसमें 2-3 तरीके के पैटर्न सामने आए हैं। ख़ास तौर पे एक अनजान कॉल आता है हमारे पास और उस कॉल में हम देखते हैं कि किसी के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके, उसके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके, उसकी पहचान को इस्तेमाल करके वो भ्रम का देते हैं कि आपके कहीं ड्रग्स पकड़ी गई है, कहीं किसी तरीके की कोई खास तरह की ऐसी विवादित चीज़ पाई गई है जिसमें उस व्यक्ति का नाम आ गया है, उसको सुरक्षा को खतरा है। कुछ ऐसी घटनाएं बुन लेते हैं जिससे लगता है कि अब व्यक्ति थोड़ी देर के लिए किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, भय में आ जाता है, सख्ते में आ जाता है, या कई बार उसकी वीडियो इस तरह की बना के कुछ दिखाते हैं नेट से लेकर के, वो सोचता है कि शायद हम बातचीत करके इसको सुलझा लें और उस भ्रम का आभासी भय पैदा करके उस व्यक्ति से पैसे ऐंठ लेते हैं, संभवतः ऑनलाइन कुछ ट्रांसफर्स करा लेते हैं। इसमें एक बड़ा इस तरह का मामला जो आया है, जो काफ़ी पैटर्न जो सामने आया है, इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, जैसे पेरेंट्स किसी दूसरे शहर में हैं, बच्चे किसी दूसरे शहर में काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो इसमें बैकग्राउंड में ये बच्चे को पकड़ लेते हैं। मतलब ऐसा बोलते हैं, वास्तविक घटना नहीं होती, लेकिन वो एक कॉल आता है किसी पुलिस अधिकारी के या किसी व्यक्ति के नाम से, बच्चा पकड़ लिया गया, तो पकड़ लिया गया है किसी गलत काम में बताते हैं कि कोई रेप जैसी घटना हो गई, किस तरह घटना पकड़ लिया गया, उसके साथ हम उसका नाम अभी जुड़ा नहीं है, जुड़ने वाला, इस तरह की धमकी देते हैं। पीछे से बैकग्राउंड में किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आती है बचाने के लिए, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई पीट रहा है और कोई बहुत भ्रम में। कई बार पेरेंट्स से कई जगह ऐसी घटनाएं देखी गई कि लोग उसके दबाव में आ जाते हैं, उनको लगता है कि सही में उनका बच्चा है, फिर वो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा होता है कि हमारे पास 10 मिनट या 20 मिनट हैं, उसका हम नाम बस ऐड होने ही वाला है। इस तरह का एक भ्रम पैदा करके, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति एक्यूज है तो एक्यूज है, इस तरह से नहीं होता। लेकिन कई बार चूंकि वो व्यक्ति जो है सामने वाला, उनका बेटा या बेटी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हम पारिवारिक रूप से बहुत करीब होते हैं, उसका भय दिखा करके उसमें पैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी को एक्सीडेंट दिखा करके, कोई किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, कोई और घटना दिखा करके, तो इस तरह की घटनाओं से खास तौर पर लोग जो है सख्ते में आ जाते हैं इमोशनली। कुछ देर के लिए बिल्कुल आप पैरालाइज की तरह समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना और उसका इतना विद्रूप स्वरूप दिखाया जाता है, इतना उसका विभत्स तरीके से बताते हैं कि सामने वालों को लगता है कि शायद वो व्यक्ति बहुत बड़े संकट में गुजर रहा है और समय बहुत ही कम है। जब व्यक्ति के पैसे कटने लगते समझ में नहीं आता कि मैं तो किसी को OTP बताया भी नहीं, मैंने तो किसी से कुछ बात ही नहीं की, और वो आते हैं कई बार मतलब ऐसे शिकायत करता है कि मैंने किसी से बात तक नहीं किया, मैंने किसी से कुछ किया ही नहीं, फ़ोन पे भी बात नहीं की, OTP भी नहीं दिया, फिर भी पैसे कट रहे हैं। एक्चुअल हम एप्लीकेशन जो अपलोड करते हैं उसमें हमारा मोबाइल कंप्रोमाइज उसमें हैक हो चुका होता है, हमारा सिस्टम हैक हो चुका होता है और उसमें भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक जा रहा होता है। तो इसलिए जब हम तकनीक का इस्तेमाल करें तो सावधान रहें। अभी पिछले साल तक जो सबसे बड़ी, अभी हाल के कुछ पैटर्न को छोड़, इसके पहले जो बड़ा पैटर्न था वो एक नाइजीरियन गैंग का एक बड़ा पैटर्न था, जिसमें एक देखें तो एक ऐसा गैंग था जो एक पहले फेसबुक किसी भी माध्यम से, किसी भी सोशल मीडिया पर व्यक्ति से संपर्क करते थे और समानतः एज प्रोफाइल उनकी ज़्यादा रहती थी। जो लोग थे लगता था कि अकेले हैं, या फिर उनकी पूरी टीम इस बात का सर्वे करती थी और उस व्यक्ति से बात कर करके धीरे धीरे उससे मित्रता का झांसा देते थे। फिर आने के बाद बोलते थे कि हाँ उसकी बहुत बड़ी कोई प्रॉपर्टी है जो अपने मित्रता के नाते वो देना चाहता है। एक दिन फ़ोन आता था कि कोई व्यक्ति का कस्टम अधिकारी बन के फ़ोन आता है और उसका फ़ोन आता है कि आपके कोई मित्र आए हैं, आपका नाम ले रहे हैं, लेकिन इनके पास इतने पैसे कुछ इलीगल पकड़े गए हैं या ड्रग्स पकड़ लिया गया है या कुछ कस्टम क्लियरेंस चाहिए, इस तरह अलग अलग बहानों से। और वो व्यक्ति रोता चिल्लाता हुआ फ़ोन करता है कि आपको तो हम इतना का दे रहे हैं यहाँ पर और हमारी मदद करिए। व्यक्ति कई बार उसका शिकार होकर के उस पैसे को करने के नाम पर, ये पूरी एक गैंग होती है जो एक ही कमरे में बैठी होती है। जो पुलिस अधिकारी बना होता है, जो व्यक्ति पीड़ित बन रहा होता है, जो पैसे जो ज़मीन दे रहा होता है, वो सारे एक ही कमरे में बैठे होते हैं और उस व्यक्ति से उसके नाम पर पैसे ट्रांसफर कराते हैं। इस तरह बहुत सारे केसेज आए हैं। कुल मिला के एक बहुत सामान्यतः एक नाइजीरियन गैंग्स उसके आसपास इस तरह की घटनाएं, यानी एक गैंग होती है जो एक ही जगह बैठ के अलग अलग तरीके के रोल ऑपरेट करती है। उनके रोल होते हैं और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसकी एक बहुत मजबूत ट्रेनिंग भी देते हैं। आपको मैं घटना सुनाना चाहूँगा। जब हम लोग इंदौर में थे तो वहाँ पर हम लोगों ने एक गैंग को पकड़ा। ख़ास तौर पर जब चेकिंग चले तो चेकिंग के दौरान हम लोगों ने देखा कि लोगों ने शिकायत की कि बहुत देर तक कॉल सेंटर चलता है, जैसा स्थानीय लोगों को दिक्कत थी। तो हम लोगों ने आकस्मिक तौर पर जब पूरा रेड किया तो उसमें देखा कि बहुत सारे लोगों के जो प्राइवेट जो सोशल सिक्योरिटी
नंबर होता है जो यूएस में हमारे आधार कार्ड की तरह, तो उस नंबर के बहुत बड़ी डाटाबेस और बहुत सारी जानकारियाँ इनके कंप्यूटर्स में पड़े हुए थे। उसका जब हम लोगों ने बातचीत सुनी की तो उसमें समझ में आया कि एक जो पूरा गैंग काम कर रहा था, ये यहाँ से काम करते हुए वहाँ के लोगों को कॉल स्पूफिंग के माध्यम से कॉल करता था। यूएस के किसी भी शहर में वहाँ कॉल करके लोगों को सामान्यतः वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं जो अकेले रहते थे सामान्यतः उनको टारगेट करता था। अच्छा, जिसमें वो सारे लोगों के सामने लाइव डेमो देकर के वो व्यक्ति जब ठग लेता था तब उसको चेयर नंबर अलॉट करते थे। तो एक बड़े ही ऑर्गेनाइज ढंग से इस तरह के गैंग काम करते हैं। जब वो पकड़ा गया था, आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि उस पकड़े जाने के बाद वहाँ पे हमारी टीम ने संपर्क किया, वहाँ की FBI और बाकी टीमें भी वहाँ से आई। उन्होंने उसमें इंदौर पुलिस को पुरस्कृत भी किया था, पूरी टीम को बड़ी। और उनका एक कमेंट बड़ा अच्छा था जो अभी भी याद है मैं, उन्होंने कहा था कि और कोई भी पुलिस ऐसी हमें आज तक नहीं मिली जिसमें फरियादी तक शिकायत ना किया हो, जिसमें आरोपी का हमें पता ना हो, हमारे लोगों को पता नहीं चल सका कहाँ के आरोपी हैं। उसको खुद FIR किया, खुद लोगों को पकड़ा, खुद सूचना दी। इससे भारतीय पुलिस की निष्पक्षता पर हमारा भरोसा बढ़ गया। क्या बात है। जो उनकी टीम जो बाहर के आई थी, तो वास्तव में घटना भी थी। समान तौर पर हम देखते हैं कि दूसरे देशों में जब ऐसी घटनाएं होती है तो समान तौर पर प्रो एक्टिव होकर के पुलिस नहीं करती है। तो लोगों को इतनी बड़ी संख्या में इसके इतने स्वरूप हैं, इतने तरीके से लोगों को ठगा जाता है कि जब हम डिजिटल तरीके से काम करें, जब हम खासतौर पे ई-कॉमर्स में जाएं, डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करें, जब हम डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करें, तो हम ध्यान रखें कि साइबर के इन तरीकों पर सावधानी जरूरी है। सर, आपके आने की खबर मिलके हमारे न्यूज़ रूम में बड़ी उत्सुकता थी और लोग चाह रहे थे कि जब आएंगे तो एक एक दो सवाल जरूर सर, मैं वैभव शर्मा। सर, सवाल तो बहुत सारे जहन में उठ रहे हैं, इतना सब कुछ आपने बता दिया। दो चीज़ें जरूर पूछना चाहूँगा। क्या जो क्रिमिनल है उसको पता होता है कि इनके बैंक में कितना मतलब फंड है, क्या बैंक के लोग कुछ जुड़े होते हैं इसमें? और दूसरा, अगर कोई विदेश में बैठ के इस तरह के अपराध को घटना को अंजाम दे रहा है तो आपके लिए कितना चैलेंज होता है विदेश में जाकर उसको पकड़ के लाने, या क्या प्रोसेस होती है? दोनों सवाल आपके बड़े अच्छे हैं। पहला सवाल है कि क्या उसको पता होता है। कई बार पता होता है, कई बार वो इस तरह की जानकारियाँ, संवेदनशील जानकारियाँ वो निकाल लेता है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा, हम लोगों ने भी भोपाल में सारे लगभग 45 बैंक के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ इसमें चर्चा की थी और इस बात पे चर्चा की थी कि खासतौर पे कई बार जानकारियों के माध्यम से भी, और कई बार जब जानकारियाँ हम देते हैं या कई बार सवाल पूछते हैं तो तत्परता से उसमें बैंक रिएक्ट करें। क्योंकि बैंक्स में जैसे कि कई बार जो घटनाएं होती हैं वीकेंड डेज में ज़्यादा होती हैं, सैटरडे फंडे जब बैंक बंद होते हैं, कई बार रिस्पॉन्स नहीं मिलता। हर बैंक्स को हम लोगों ने इसमें सुझाव दिया है कि हर बैंक को 24 आवर इस तरह का एक ऑनलाइन तो है, ऑनलाइन हर बैंक ने जारी किया है, लेकिन एक हेल्प डेस्क ऐसा होना चाहिए जो साथ के 24 घंटे 7 दिन काम करे। क्या बैंक में कुछ लोग होते हैं जो उस गैंग से मिले होते हैं बैंक के अंदर? कई बार जानकारियों के स्तर पर अगर हम कहें तो जानकारियों के स्तर पर ऐसा संभव है कई बार कि बहुत संवेदनशील जानकारियां कई बार होती हैं। सभी बैंकों के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसे बैंक से कई बार ऐसी जानकारियां इन ठगों के पास मिली हैं जिसमें पाया गया है अभी या कई बार मिली भगत तो कई बार असावधानी भी होती है। जैसे कि आपने एक देखा होगा, यहाँ पर एक लोन, बैंक लोन के मामले में एक परिवार को किसी फ्रॉड ने इससे काफ़ी परेशान किया था। उसमें उस परिवार ने सुसाइड कर लिया था, यहाँ का उसमें पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया था। व्यक्ति ने अपने बच्चों के साथ अपना कर ली थी। बाद में पता चला कि वो कि किसी से लोन लिया था और उस लोन के माध्यम से उसको लगातार लोन ऐप का शिकार हो गया था। तो उसमें खासतौर पे एक बैंक की भूमिका पाई गई थी कि उन्होंने उसको ठीक ढंग से वेरीफाई नहीं किया था, यानी कि गलत आधार कार्ड अगर पर्याप्त नहीं। कई बार आधार कार्ड और बाकी चीज़ों पे जब पुलिस जाती है, जब वेरीफाई करके और देखती है, एक बार ब्लॉक भी कर दिया गया और ख़ासतौर पे जब देखते हैं कि उस नाम पता का कोई अस्तित्व ही नहीं है, गलत नाम पता है, और कुछ दिनों के बाद फिर उसी नाम खाते से दूसरा अकाउंट खुल जाता है। सही जानकारी के आधार पे ही भरोसा हासिल प्रारंभिक जानकारियां उनके पास रहती हैं, तो इसलिए कई बार वो डाटाबेस जरूर है कि ऐसा कुछ कई बार डाटाबेस कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, ऐसा कई केसेज में दिखता है। लेकिन अगर ऐसा पाया जाता है तो हम लोग उसमें संबंधित बैंक के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। सर, मेरा ये सवाल रहेगा कि सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसे में हर दूसरा व्यक्ति सोशल मीडिया पर है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर है, डेटा जो है आपका पर्सनल वो भी सोशल मीडिया पर है, तो बेसिकली इंटरनेट पर है सारी चीज़ें। अब ऐसे में सोशल मीडिया आज के ज़माने में साइबर सिक्योरिटी को किस हद तक सैबोटाज कर रही है? काफ़ी हद तक जो क्रिमिनल्स होते हैं
जिस व्यक्ति को टारगेट करते हैं, अगर खासतौर पे कोई बड़ा टारगेट है, तो प्रारंभिक सारी जानकारियाँ वो सोशल मीडिया से ही निकालते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से उसका कहाँ मूवमेंट है, जैसे किसी एक डिजिटल अरेस्ट के जो कुछ केसेज आए थे, इसमें देखा गया कि एक परिवार के लोग हैं, उसमें हम देखते हैं कि उसमें मदर ब्रदर कई लोगों को उसमें हम कनेक्शन देख सकते हैं। बच्चा अगर कहीं घूमने गया है किसी खास शहर में, तो उनको पता होता है कि फोटोग्राफ अपलोड कर रहा है, उस फोटोग्राफ के माध्यम से वो उस शहर से फ़ोन करते हैं। जैसा हमने बताया कि उस शहर के नंबर को हम डिस्प्ले कहीं भी करा सकते हैं। वो अचानक बोलते हैं कि कोई फला शहर, जैसे कोई बताए कि हम भोपाल से किसी का बच्चा घूमने आया है, कोई फ़ोन करे कि आपका बच्चा भोपाल में है क्या, ऐसी घटना हुई, और उस व्यक्ति को पता है कि उसका बच्चा भोपाल में ही है, पढ़ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए वो अचानक वो ज़्यादा नहीं सोच पाएगा, अचानक वो सदमे में आ जाएगा कि हाँ बात तो सही है, भोपाल में है, बोले कि उसका एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी इस तरह की कहानियाँ बुनते हैं। तो इसमें सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है, क्योंकि सोशल मीडिया से कई बार हम अति उत्साह में या लोगों के साथ शेयर करने में बहुत प्रारंभिक, बहुत अपनी निजी जानकारियों को, गोपनीय जानकारियों को शेयर करते हैं, और उस शेयर करने के क्रम में हम ध्यान नहीं रखते हैं, और कई बार जो हैकर्स होते हैं, खासतौर पर इस तरह के ठग हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। कि पेमेंट करने में जो आसानी हो गई, डिजिटल पेमेंट, सर इसके चलते भी क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। डिजिटल पेमेंट तो बढ़ा है, निश्चित तौर पे उसका काफ़ी विस्तार हुआ है, लेकिन हम कई बार उस पेमेंट्स के साथ क्या सावधानियां रखें, क्या रखें, क्योंकि अगर क्रिमिनल्स को हम समझें तो क्रिमिनल्स को शायद लगता है कि जो परंपरागत अपराध हैं उसमें पुलिस पकड़ती है, उसमें हिस्ट्री शीट बन जाती है, अगर प्रॉपर्टी ऑफेंस हो तो हिस्ट्री शीट बन जाती है, पुलिस लगातार जीवन भर निगाह रखती है, पकड़ा जाना आसान है, पकड़े जाएं अगर घटनास्थल पे तो मॉब लिंचिंग भी हो सकती है, तो शायद उनको लगता है कि हम पर्दे के पीछे छुप के करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन अपराधों को पकड़ा जाना, इन अपराधों को भी पकड़ा जाता है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में अगर कोई भी अपराधी इस तरह की घटना को करता है तो बहुत सारे फुटप्रिंट तो छोड़ के जाता है। सर, डीप फेक और एआई के जरिए भी बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं डीप फेक एआई को, और इसको लेकर क्या जागरूकता, कैसे लोग समझ पाएँ कि डीप फेक और एआई को कैसे, क्योंकि डीप फेक में समझ में नहीं आता कि इंसान सही है गलत है, और एआई में भी ऐसे ही वॉइस मॉडलिंग की जा रही है। बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप डीप फेक की बात करते हैं, अभी आप पूछ रहे थे डिजिटल अरेस्ट के बारे में। सोचिए कि डिजिटल अरेस्ट में अगर किसी व्यक्ति ने फ़ोन किया कि उसने किसी के बच्चे को यहाँ पकड़ रखा है, और भ्रम पैदा करके अगर वो पैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करा रहा है, इसमें अगर उसने इसका एडवांस स्तर पे कहीं उसने किस तरह कोई वीडियो बना दिए, कुछ अगर भ्रम पैदा कर दिया, तो उसका और इस्तेमाल करके व्यक्ति को और ज़्यादा शिकार बना सकता है। इसलिए अपराधों के मद्देनज़र इसकी गहनता बढ़ जाती है, गंभीरता बढ़ जाती है। इसलिए डीप फेक और एआई एक निश्चित तौर पे बड़ी चुनौती है, और हम समय के साथ कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा भी डाउट हो तो पैरेलली हमें चीज़ों को तत्काल वेरीफाई करें। सिर्फ अब हम देख करके जैसा सोचते हैं कि हम एक साइबर वर्ल्ड में कोई चीज़ देख रहे हैं और उसको उसका शिकार हो जाए, उसको सही माने, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम जो चीज़ें देख रहे हैं वो सही ही हैं, वो बिल्कुल 100% भ्रम भी हो सकती हैं। तो इस बात को भी हम दिमाग में रखें। सर, मेरे दो छोटे छोटे सवाल थे। एक ये था कि आपने शुरुआत में जामताड़ा का जिक्र किया, मध्य प्रदेश में कोई ऐसी जामताड़ा वाली जगह डेवलप हो रही है और इसको लेकर आप किस तरह से काम कर रहे हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये जुड़ा हुआ है कि आजकल सरनेम देखकर फ़ोन किया जाता है कि आप फलाने व्यक्ति को जानते हो, जैसे मेरा नाम विवेक शुक्ला है, तो कोई शुक्ला किसी व्यक्ति को जोड़ते हैं और कहते हैं कि उसने लोन लिया हुआ है, उसने आपका नाम लिखाया हुआ, आपको पैसा चुकाना पड़ेगा, और अगर आप कहते हैं कि हमने तो कुछ जानते ही नहीं है, तो गाली गलौज, बदतमीजी, बहुत सारी चीज़ें होती, तो इसको फिर क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? पहला चीज़ तो ये कि आप सामान्यतः जो जानकारियाँ आती हैं, कई बार ये जानकारियाँ हमारे फेसबुक और दूसरे हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें सरनेम के लोगों को देखते हैं, जैसे उसके सरनेम में जो भी उसके मित्र होते हैं, अगर किसी ने वास्तव में लोन लिया है। हालांकि लोन लेना, इस तरह के एप्लीकेशन चलाना पूरी तरह अवैध है, क्योंकि इसमें जो सेबी के और जो बाकी बैंकिंग गाइडलाइंस हैं जो आरबीआई के, उसमें बिल्कुल कोई भी पालन नहीं होता है। सर, ये मेरा सवाल था कि जैसे अभी हैकिंग्स होती हैं, सोशल आईडी सबसे इम्पोर्टेंट है, हर कोई बनाता है, इंस्टा, फेसबुक, सब जगह। तो कोई अगर वीआईपी होता है, उसका अकाउंट अगर हैक होता है या उस पर कुछ भी चीज़ होती है तो तुरंत उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन आम इंसान के तौर पर उसको या तो बहुत वेट करना पड़ता है या वो घूमता रहता है और वो आईडी चलती रहती। तो क्या आम इंसान के लिए भी ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं कि वो आईडी तुरंत बंद हो जाए? नहीं, उसमें बिल्कुल है। उसमें दो तीन चीज़ें हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इसमें ऐसा नहीं, देखिए, एक ऐसा नहीं कि कोई वीआईपी या कोई सामान, ऐसी बात नहीं है। कई बार जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके बहुत सारे, अगर किसी महत्वपूर्ण पद पे कहीं बैठा है, तो उस व्यक्ति के पद से नहीं हो सकता, उसमें बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हों, हो सकता है कोई गलत जानकारी उसके वेबसाइट से दे जाए तो कोई लोग भ्रम में शिकार हो जाए, हो सकता है कोई कानून व्यवस्था के लिए कोई मुद्दा बन जाए, कोई ऐसी कोई कानून व्यवस्था को चैलेंज करने वाली या कोई सांप्रदायिक प्रवृत्ति, कोई भी ऐसे कोई मैसेज उससे कर दे जिससे उसके नाम का इस्तेमाल हो जाए। तो
इसलिए वो संवेदनशील होते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या होता है, अभी व्हाट्सएप चैट लोग करते हैं बहुत ज़्यादा, तो पर्सनल कंटेंट शेयर करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं जो आमतौर पर नहीं शेयर करनी चाहिए। और कई बार क्या होता है, आपका अगर फ़ोन हैक होता है तो वो फ़ोटोज़ वीडियोज़ आपके लीक हो जाते हैं, और कई बार वो चीज़ें ऐसी वेबसाइट्स पे दिखती हैं जो आपको पता भी नहीं है कौन चला रहा है। तो आप कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं लोगों को कि आप इस तरह के कंटेंट शेयर ना करें, इससे बचें? और दूसरा कि जब वो फ़ोटो वीडियो कहीं अपलोड आपको मिले तो कैसे रिमूव कर सकते हैं उसे? इसमें दोनों चीज़ें, पहली चीज़ को तो संवेदनशील जानकारियों की जहाँ तक बात है, तो संवेदनशील जो जानकारियाँ हैं उसमें एक तो हमें सोशल मीडिया में जब भी रहें तो हम इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी इस स्तर की जानकारी शेयर ना करें जो हमारे लिए एक समस्या बन सकती है। इस बात का विशेष तौर पे हम ध्यान रखें। और ख़ास तौर पे अगर दिखता है कि अगर किसी वेबसाइट पे या कहीं इस तरह की जानकारी या किसी तरह की कोई व्यक्तिगत जानकारी है, तो आप उसको वेबसाइट के उसके पूरे आईडी के साथ में या उसका आप स्क्रीनशॉट के साथ में आप शिकायत करें तो फिर वहाँ से ब्लॉक कराया जाता है। सर, ये साइबर क्राइम इतनी बड़ी चुनौती हो गई कि हमारे पास एक डाटा है कि पिछले 10 साल में 65,000 से ज़्यादा मामले आए हैं और 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धोखाधड़ी हुई है। तो निश्चित ही एक बड़ी समस्या है और आपके लिए तो और चुनौती है कि वो सबको प्रिवेंशन और फिर लोगों को करना, रोकना और उनको अरेस्ट करना। पुलिस फोर्स के सामने कितनी बड़ी चुनौती कि इतने सबको कैसे रोका जाए, क्योंकि नई नई तकनीक रोज़ आ रही है। तो आप लोग उस टेक्नोलॉजी के लिए कितने सामर्थ्यवान हैं या कितने तैयार रहते हैं? तकनीक का तो इस्तेमाल करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अपराधी जितनी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, पुलिस के लिए अपेक्षित है कि वो उससे आगे बढ़ करके तकनीक का इस्तेमाल करें। ख़ासतौर पे अगर हम बात करते हैं तो नए नए तकनीक, और तकनीक हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। जैसा कि आपने वो तकनीक पुलिस वालों के या सरकारी विभाग के पास होती है, उस तकनीक को हम लोग भी लगातार अपडेट करते हैं, लगातार उसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तभी शायद उन तक हम पहुंच भी पाते हैं। तो इनका नहीं करते। दूसरा, जब हम इस्तेमाल करें चीज़ों का तो ध्यान रखें, जैसे कि कभी भी कोई बैंक कोई भी नंबर हम जानते हैं कि फ़ोन पे कभी नहीं पूछता कि अपना नंबर बताएं, डिटेल्स बताएं, तो हम ध्यान रखें किसी को मोबाइल पे कोई चीज़ नहीं बतानी है। बहुत सारे लिंक हमारे पास आते हैं, लिंक जब हमारे लिंक को हम अपलोड करते हैं वहाँ से शुरुआत हो जाती है। जैसे कई बार हमारा मोबाइल उसमें पूरी तरह हैक हो जाता है, तो उसके माध्यम से जानकारियाँ हमें हमारी बहुत सारी गोपनीय जानकारी चली जाती हैं। इवन उसमें गैलरी और बाकी भी पूरा मोबाइल ही एक तरह से उसमें चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत शुरुआत में हमें अगर कई गुना अतार्किक ढंग से पैसे बढ़ने लगे, कोई ऐसा दावा करे, तो ये हमें सावधान हो जाना चाहिए कि ऐसा संभव ही नहीं है। वो व्यक्ति शुरुआती तौर पे भरोसे में लेकर के अंत बड़ी ठगी की तैयारी कर रहा है। तो सर, साइबर क्राइम से आपको इतनी देर हम सब लोगों ने सुना, तो दो चीज़ें निकल के आई, एक सतर्कता और एक लालच से बचें। तो ये दो सूत्र यदि हम सब लोग अपने जीवन में अपनाएंगे तो कभी साइबर क्राइम के हमारे न्यूज़ रूम है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम सब लोगों को बहुत सारी जानकारी दी। तो ये थे भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी साहब, और जिन्होंने साइबर क्राइम से कैसे सतर्क रहें, कैसे बचें, उस सबको लेकर बहुत सारी जानकारी दी। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।